Hello students, how are you? I am Faisal Mushtaq, teacher of Jesus and Mary's School. So now student, today the age of revolutions, some more important last point I will clear to you. So last point I am telling that the cause of the French revolutions, effect of the French revolutions and the great personality Napoleon Bonaparte and Napoleon Bonaparte's great contributions to the France. So now let us come to the points. So student, here effects of the French revolutions. So there were different type of the points having effects of the French revolutions. So now the French revolutions had a great far-reaching impact that probably transformed the world more than any other revolution. So the ideas of liberty and democratic right were the most important legacy of the French revolutions. There was immediate effect on France after the defeat at the Waterloo and Napoleon's defeat of the Waterloo. Economically, the war has totally crushed to the France country, left industry and commerce in ruins. The ruins France opportunity to revival Britain industrial power. So now some more important points here mentioned according to the books, students. So maybe in the first term examinations this question is very important. So now French society, the French revolutions not only change the French society, but it can change the French society, not change only for the French society but also influence in the world. फ्रांस में एक तरीके से पूरी तरीके से ये जो बदलाव आया, फेडरल सिस्टम जो समाजवादी सिस्टम आया, ये व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक नई पद्धति, नया व्यवस्था लाया, नया सिस्टम. तो पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने कुछ मतलब मदद भी किया. सबसे पहला पॉइंट्स उसके पहले इंपैक्ट में फेडरल सिस्टम. सेकेंड इंपैक्ट, द लेड टू द इमर्जेंस टू द मिडिल क्लास और द बॉर्जियस टू द डोमिनेटिंग पावर. मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास फैमिली और मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये जो दो क्लास है एक पावर के रूप में एरोस हुए, एक पावर के रूप में ये उभरे. थर्ड, द यूनाइटेड फ्रांस and hastened the advent of the nationalism in Europe. People started identifying themselves with a nation. The earlier identified themselves with the small region. फ्रांस को एक तो यहाँ फ्रांस को तो एकजुट किया ही गया, यूनाइट किया गया, लेकिन नेशनलिज्म जो था उसका जो एडवेंट था वो बड़ी तेजी से हुआ. सुना. इसके बाद लोग एक राष्ट्र के रूप में अपनी आइडेंटिटी करने लगे, आइडेंटिफाइड एक राष्ट्र के रूप में. और सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई एक छोटे छोटे स्मॉल रीजन से स्टार्टिंग हुई. बहुत अच्छी बात है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हियर, डेमोक्रेसी वाज बॉर्न इन यूरोप. पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, उसकी जन्म हुई, ओराइजन हुआ. एट प्रेजेंट इज इन द प्रैक्टिस इन द मैनी कंट्रीज. और उसका देखा देखी बहुत सारी कंट्री आज उसको फॉलो कर रहे हैं. द पीपल ऑफ फ्रांस गॉट स्मॉल द बेसिक राइट. अब वहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फ्रांस के लोगों की जो कुछ बेसिक जो राइट थे उसको उनको उसकी राइट मिली, अधिकार मिले. पब्लिक मनी बिगेन टू बी यूज फॉर द पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक का जो भी पैसे की शुरुआत हुई या उनका जो इस्तेमाल हुआ तो वो ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक्स, लोगों के सेवा के लिए उस पब्लिक का पैसे का इस्तेमाल हुआ. ये बहुत ही अच्छा था. So now the Napoleon Bonaparte initially and the ordinary military man emerged as the most powerful leader of the Europe. पूरे यूरोप कंट्री में नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण मिलिट्री जनरल आदमी थे और एक बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में पूरे यूरोप में एक लीडर के रूप में वो
उभरे। और ये बहुत ही अच्छी बात थी। इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट हैड गिवन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टू द पीपल ऑफ द फ्रांस, टू द फ्रांस पीपल्स। नाउ so the society of France changed from a feudal monarchy to the democratic republic. The ideals of the French revolutions, so example, there are three example. One is equality, and second is the liberty, and third is the fraternity. तो आपके फ्रांस के शहर में पूरी तरीके से एक जो राजशाही जो हुकूमत थी, जिसको आप कहते हैं ना, वो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी गणराज्य में चेंज हो गया, उसके मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चेंज हो गया। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशंस में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इनका जो ये जो थ्री वर्ड्स जो है ना, पूरी दुनिया में लोग इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। यानी इन तीन चीज़ों ने लोगों को अपनी ओर काफ़ी प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। इक्वालिटी, सबको एक समान मानना, हमारे संविधान में भी है। हमारे व्हेन हम जानते हैं व्हेन वी ओपन द सिविक्स, व्हेन वी ओपन द सब्जेक्ट ऑफ सिविक्स, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में हम इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सब पढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़, क्योंकि उस कंट्री का भी वही मामला था। सुना, as a result, several revolutions took place during the 19th to till 20th century. Therefore, it is rightly said that while the American Revolution should have the people power, that I'm telling about, a power of that's the colonial imperial power. Imperial power, the French Revolution show how the unite of the peoples and could defeat the century old the monarchy. So now, तो अब एक धीरे धीरे 19th से टिल राइट नाउ द 20th सेंचुरी एक बहुत बड़ी इस ड्यूरिंग एक बहुत ज़्यादा ही रिवॉल्यूशंस आया, मूवमेंट्स आया। तो उसके दरमियान में फ्रांसीसी क्रांति ने क्लियर किया, और क्लियर के अलावा फ्रांसीसी क्रांति ने तो कुछ उसके बारे में कहा ही कहा, लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने इस चीज़ को शो किया, मतलब दिखाया कि किस तरीके से किसी भी पावर को मतलब जीता जा सकता है या लाया जा सकता है। तो उसके बाद जो कॉलोनियल इंपीरियल पावर था और फ्रेंच रेवोल्यूशंस, सो औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इसको बोलते हैं, कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स को। सो ये एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने ये दिखाया कि जो पुरानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन शो हाउ द यूनाइट द पीपल्स एंड डिफीट अ सेंचुरी द ओल्ड मोनार्की। तो पुरानी राजशाही को हटाया जा सकता है और नया राजशाही को इस्टेब्लिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द पावर। सो ओके, नाउ सो दिस इज द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट। So Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leaders who became famous as an artillery commander during the French revolutions. He was a French military general, the first emperor of the France, and one of the world's greatest military leaders. नेपोलियन ऐसे भी कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। हर क्षेत्र में, हर जगह पे इनका जो एसोसिएशंस है पब्लिक के लिए, जनता के लिए बिल्कुल बना रहा। सो नेपोलियन revolutionized military organizations and training sponsored the Napoleonic Code. नेपोलियन कानून संहिता भी एक उस समय एक कोड कानून संहिता भी लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट्स। सो नो डाउट ही वॉज फियरलेस इन द बैटलफील्ड। ही द प्लान एंड नेपोलियन the plan of the Napoleon to defeat Britain was to destroy its ability to the trade. So according to the island nation, trade was its most vital lifeline. So now Napoleon used military force to remove the directorates in 1799 as it became unpopular due to its misgovernance. I will clear what does the mean of the directorates. A section
of a government in charge of a particular activity. नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 को इसको आप हिंदी में निदेशालय भी कहते हैं और मैंने इंग्लिश में भी क्लियर किया बच्चों, इसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया फोर्स का, सैन्य बल का, और ये एक तरीके से अनपॉपुलर हुआ, किसी गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ जो ये अनपॉपुलर हुआ. सो नाउ ही रिप्लेस्ड द डायरेक्टोरेट्स विथ अ न्यू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड द consulate. Consulate, I will clear once again. The consulate means the building where a consul work. A consul means an official appointment by government in a foreign city helping for the other people. I will clear. So now, अब यहाँ पर उन्होंने एक नए सरकार के रूप में निदेशालय को एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको स्थापित किया और उस एरिया को कॉन्सुलेट कहा गया, यानी कि एक नाम दिया गया. द फर्स्ट कॉल लेटर इज द कॉन्सुल फॉर द लाइफ 1802 और इज रिमेन द इम्पेरर ऑफ टिल 1815. तो उस वहाँ पर 3 तरीके के कॉन्सुल बनाए गए. कॉन्सुल को मैंने पहले ही कहा कि एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट था जहाँ पर अपनी बातों को लोग रखते थे. So now he himself was the name, the first consul and the later consuls for the life in 1802. तो 1802 में उन्होंने फर्स्ट कंसुल को जो नाम था उसको चेंज करके कंसल्स हुआ. He remained the emperor till in the year of 1815 और 1815 तक वो एक राजा के रूप में बने रहे, नेपोलियन बोनापार्ट. Now 1805 England formed a third coalition of Austria, Prussia and Russia. It defeated the Austrian forces in 1805. अब 1805 में इंग्लैंड ने एक इस्टेब्लिशमेंट किया, एक गठन ऑर्गेनाइज किया और उसमें 3 जो कंट्री का नाम आया जिनमें मैंने अभी पढ़ा आपको बताया कि फर्स्ट इज ऑस्ट्रिया, सेकंड इज पर्शिया एंड थर्ड इज रशिया. ये तीनों के तीनों इन तीनों का एक गठबंधन बना, यानी जैसे बोलते हैं ना गठबंधन की सरकार आप लोग सुनते ही होंगे आजकल, तो इन तीनों का एक गठबंधन बना. फिर उन्होंने इस गठबंधन बनाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या, व्हाट वाज द मेन पर्पस? द लेटर द रशिया एंड पर्शिया वर डिफीटेड बाय हिम, ताकि ऑस्ट्रिया 1805 में ऑस्ट्रियाई जो सेना थे ना उनको वो डिफीट किए. Established Nemurius, a small republic in Italy, Germany and Belgium. By 1812, France became the central power of the Europe under the Napoleon Bonaparte. अब क्योंकि बाद में रूस और पर्शिया को उन्होंने डिफीट किया और इटली, जर्मनी और बेल्जियम, ये जो बड़े राज्य थे, ये छोटे राज्य, इनको उन्होंने स्टैब्लिश किया. हियर इज मेंशन जो मैंने तीनों नाम बताया. स्मॉल रिपब्लिक, छोटा गणराज्य हो गया, बड़े नहीं, इटली, जर्मनी और बेल्जियम. और एक उसके बाद ये सबसे बड़ी बात ये थी कि फ्रांस ने और 1812 में ये एक पावर के रूप में एक सेंट्रल पावर के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट उभरे. द पोप crowned him as the Emperor of France in 1804, but the Peninsular War accelerated his decline. अब 1804 में पोप ने उन्हें फ्रांस के राजा के रूप में एक मतलब उनके सर पर क्रोन पहनाया, ताज, और उन्होंने इस चीज को माना कि he was capable. So, but Britain's fourth coalition defeated Napoleon in the Battle of the Waterloo in 1850. नेपोलियन बोनापार्ट के लाइफ में बैटल ऑफ वाटरलू का बहुत फेम ये बैटल है. ये बैटल बहुत ही फेम है, वाटरलू की लड़ाई बहुत ही फेम है. सो धीरे धीरे ब्रिटेन के जो गठबंधन, फोर्थ गठबंधन था, उसमें कहा जाता है कि वाटरलू की लड़ाई हुई.
सो नेपोलियन वॉज डिफीटेड, और नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन की बड़ी हार हुई और नेपोलियन को उस लड़ाई में हराया गया। और हराने के बाद नेपोलियन वॉज इम्प्रिजन्ड एंड एक्साइल्ड टू द सेंट हेलेना। उनकी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में कटी और भी सेंट हेलेना में उनको कैद करके वहां पे रख दिया गया। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट पर्सनालिटी नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग्स टू द फ्रांस वॉज डाइड देयर इज इन 1821, और 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो देहांत होगी, उनका देहांत हो गया। सो नाउ द नेपोलियन द फाउंडेशन ऑफ द नेशनलिज्म ऑफ दिस कंट्री। और कहा भी जाता है कि अगर नेशनलिज्म की जो नींव है इस ग्रेट पर्सनालिटी की मदद से वहां पे रखी गई, राष्ट्रवाद की नींव। सो द फ्रेंच सोल्जर carried the revolutionary ideals, equality for three names, equality, liberty and fraternity with them। ये जो तीनों थे ना, जिसको आप फर्स्ट कहते हैं, आपको यहाँ पे इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी आप सबको पता है, फ्रीडम, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो ये तो तीन चीज, ये जो तीन आइडल है, इन तीनों आइडल को बढ़ाने में इस ग्रेट पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो नेपोलियन पार्ट no doubt was a great leader of the France and the French revolutions. So student, I have completed chapter 2, the age of revolutions. So now in the age of revolutions we have discussed some more important points I have cleared. So the topic, very important topic like this, the American revolutions. Second topic, the cause of American revolutions, and the third points, the great thinkers and the philosopher. Fourth, so very important point, Boston, the Tea Party, in the independence of the American revolutions, and the 5 points, impact of the American revolutions. Fifth point, the French Revolution. 6 point, the cause of the French Revolution, and the 7 points, effect of the French Revolution. And at last, today I have cleared the Napoleon Bonaparte. He was a France, a great leader. So now, my dear student, these were a very important point of the exercise of the age of revolutions. So your task is, so with the help of the exercise, you will find some inside question of the age of revolutions and the exercise question. I know every point I have cleared. So thank you and good day.